मेरा नाम ईना है। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं बुर्का पहन के यूनिवर्सिटी जाती हूँ। क्लास में मैं सबसे आखिर में बैठती हूँ। मुझ में बहुत सी खामियां हैं। एक खामी मेरी सांवली रंगत है, जिसकी वजह से मैंने बुर्का पहनना शुरू किया है। क्लास में भी मुझे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाता, क्योंकि मैं जरा कम गो हूँ, किसी से मील जोल तक नहीं रखती हूँ। मेरी ये खामी मुझे कॉलेज में भी खार करती रही है, इसीलिए मेरे कम ही नंबर आते रहे हैं। सारा मेरी क्लासमेट है, हारिस भी क्लासमेट ही है। उन दोनों का अफेयर बड़ा जोरों का चल रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हारिस देखने की चीज है। हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग, कसरती जिस्मबाजों की मछलियां बहुत वाजे नजर आती थी। जब वो यूनिवर्सिटी में आता था तो कितनी लड़कियां इसे देख देख कर आहें भरती थी, लेकिन वो खुद आगाह था, किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराता था। मगर सारा के साथ उसका अफेयर बहुत मशहूर हो रहा था, जो पूरी यूनिवर्सिटी में हसद की नजरों से ही देखा जा रहा था। कुछ लोगों के पास खूबसूरती भी वाफिर मिकदार में होती है, जिसकी मिसालें हारिस और सारा थे। जलन मुझे भी काफी होती थी, मगर क्या किया जाए, जब चलाने के लिए कोई हसन का जादू ना हो तो ना आंखें ना नागन जैसी जुल्फें, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो छुपाने के लिए भी यही सांवली सलूनी सी रंगत है, जो आजकल के सुर्ख सफेद लोगों के बीच कहीं भी इसका खरीदार नहीं मिलता है। हाय रे, ये एहसास कम थे। क्लासेस खत्म हो चुकी थी। मैं सरशफकत की असाइनमेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की किताबों को खंगाल रही थी। लाइब्रेरी में इस तरह की सरगर्मियां मैं असाइनमेंट बनाने के दौरान की सरंजाम दिया करती थी। प्रोफेसर साहिब भी हमारे खूब ही थे, जो ऐसे चुन चुन के मुश्किल असाइनमेंट देते हैं जो हल होके भी ना दे। अभी भी मैं 3 मुख्तलिफ किस्म की किताबों में मुनहदिए कैलकुलेटर की मदद से एक इक्वेशन को हल कर रही थी कि अपने करीब में कुर्सी खिसकने की आवाज पे चौंकी। नजर उठाकर देखा तो फिर नजरें दोबारा पलटना ही भूल गई थी। सारा, जिस प्रेमी को पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिर रही थी, वो तो यहाँ किताबों के जखीरे में पाए जा रहे हैं। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? इसने मुझे अपनी तरफ यूं बेधड़क देखते हुए कहा था। वो ऐसे ही, वो तुम्हें सारा ढूंढ रही थी। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बात बदलते हुए कहा। जानता हूँ, एक तो इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब भी देखो कहती है आउटिंग पे चुल्लू। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों के पास इतना फालतू टाइम कैसे होता है, हर वक्त ही आउटिंग, शॉपिंग, पार्टीज। वो भरा बैठा था, अपना दिल खोल के रख रहा था, और मैं हैरानी से इसकी तरफ बस देखे ही जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि सारा के साथ वो बहुत ज्यादा देखा जाता था, मगर उसके साथ एलर्जिक था। ये मैं पहली बार उसके मुंह से सुन के अंदाजा लगा रही थी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैं इसे सुन ही कब रही थी। मैं तो बस इसकी तरफ देख ही रही थी। जब जब वो बोलता था, उसके सुर्ख और भरे हुए होंठ दांत मुझे अजीब सी कैफियत में ले आए थे। इसके हाफ बाजुओं की शर्ट में निकलती मसल से भरपूर थी। मेरा दिल मेरे काबू से बाहर होने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू रख के इसकी तरफ से नजरें हटाई थीं। वो बैठा भी तो मेरे साथ वाली चेयर के पास था। हम लड़कियों के पास इतना भी फजूल टाइम नहीं होता है कि महज आउटिंग, शॉपिंग वगैरह पे ही अपना वक्त बर्बाद करती रही। टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास लड़कों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत वक्त है। मैंने पता नहीं ये कैसी बात कर दी थी, मगर मैं अंदर ही अंदर अपनी इस जुर्रत पे खुश भी हुई थी, क्योंकि इनडायरेक्ट मैंने हारिस के अफेयर पे चोट की थी। हारिस की खुद पे पड़ने वाली नजरें मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी, और यही तो मैं चाहती थी। कुछ देर तक वो मेरी तरफ देखता रहे, और मैं अपनी किताबों की तरफ। अपनी हाथों की लर्जिश को मैंने बाल पॉइंट की मदद से सामने पड़े पेपर पे लिखने से छुपाया था। यानी तुम्हारे ख्याल में हम लड़के तुम लड़कियों से बेवकूफ़ बन जाते हैं? इसने मेरे हाथ से बाल पॉइंट लेते हुए मुझसे पूछा था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरा बाल पॉइंट इसकी उंगलियों के दरमियान था। फिर मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, तुम लड़के हम लड़कियों से बेवकूफ़ बन जाते हो। हम लड़कियां तुम लड़कों से बहुत ज़हीन होती है। वो मेरी इस बात पे कहकहा लगाने लगा था, और मैं इसके खूबसूरत कहकहे में खोने लग गई थी। क्या था ये बंदा, इतना खूबसूरत, मर्दाना वजाहत का शाहकार। तुम ज़हीन हो? इसने मुस्कराती नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसकी खूबसूरत चमकती आंखों में देखा जहां शरारत थी। हाँ, मैंने जवाब दिया। इसने कहा, मुझसे ज्यादा? मैंने कहा, हाँ, तुमसे ज्यादा ज़हीन हो। मैंने भी इसे चिढ़ाने के लिए कह दिया था, हालांकि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन और स्मार्ट हारिस ही था। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा नंबर भी इसी के थे, और मेरे नंबर ठीक तो थे, लेकिन ब्राइट बाकल भी नहीं थे।
ओके, तुम मुझे अपनी जहानत से बेवकूफ़ बनाओ। अगर तुम जीती तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, वो चैलेंज करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा था। फिलहाल तो मुझे अपनी असाइनमेंट पे काम करना है। मैंने अपना बाल पॉइंट लेने के लिए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। जिसने अपना हाथ दूर कर दिया था। मैंने बेबसी से इसकी तरफ देखा था। क्यों डर गई? क्या अपनी जहानत साबित करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं? किया तुम लड़कियों के पास शॉपिंग, आउटिंग और पार्टीज के लिए ही वक्त होता है? वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोल रहा था। मैं जानती थी कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, लेकिन मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। शतरंज खेलनी आती है? वो मुझसे पूछ रहा था। हाँ, मैंने एक लफ्जी जवाब दिया था। ओके, कल इसी वक्त हम शतरंज की बिसात बिछाएंगे। तुम्हारे पास अपनी जहानत साबित करने और मुझे बेवकूफ़ साबित करने के लिए ये अच्छा मौका होगा। इसने मुझे ऐसे खेल की दावत दी थी जिसकी अलिफ बे भी मुझे नहीं आती थी। ईना नाम है ना तुम्हारा? इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था और हैरत भी हुई कि इसे मेरा नाम याद था। मैंने सर हिला दिया। वो बेस्ट ऑफ लुक बोल कर चला गया था और मैं हैरत में बैठी की बैठी रह गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का मेरे पास बैठा था और मुझे ऐसे खेल के लिए चैलेंज कर गया था जिसको खेलना भी मुझे नहीं आता था। लेकिन बादशाह नहीं जानता कि मलिका के पास बाजी पलटने के लिए मोहरे अपनी मर्जी के होते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस के दौरान मैं पीछे बैठी उसकी तरफ देखती ही रह गई, मगर वो मुझे इग्नोर करता रहा। क्लासेस के बाद में लाइब्रेरी की तरफ बड़ी इर्द गिर्द देखते हुए कि शायद वो नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने शेल्फ से किताब ली और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ध्यान मेरा फिर भी इसी की तरफ था कि एकदम से कुर्सी खिसकने की आवाज आई और मैंने किताब से नजरें हटा के देखा तो वो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ उछालता कुर्सी पे बैठ गया था। शतरंज बोर्ड इसे हाथ में था। मैं इसकी तरफ देखती ही रह गई थी। वो शतरंज को टेबल पे रखता, तमाम मोहरे सीट करता मेरी तरफ, फिर कुर्सी सीट की और मैं बस इसकी तरफ देख के ही रह गई थी। लेट्स प्ले। फिर मैं क्या करती? एक पिल के लिए तो मैं इसकी तरफ देखती ही रह गई थी। है तो ये सब जबरदस्ती, मगर मेरा दिल खुद जब इसकी कुर्बत का ख्वाहां था तो मैं बस इसी रूह में बहना चाहती थी। मैं मुस्कुराते हुए इसके मुकाबले पे अपनी चाल चलने लगी थी। मैंने कल यूट्यूब पे शतरंज के खेल को सीखने के लिए लातादाद वीडियोस देखी थी, लेकिन मेरे सामने शतरंज का शातिर खिलाड़ी था जो स्कूल के ज़माने से इस पे गोल्ड मेडल ले चुका था। खेल दरमियान में था जब इसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा था, तुम जानती हो अगर तुम हारी तो सज़ा के तौर पे तुम क्या दोगी? मैंने इसकी तरफ सवालिया नज़रों में से देखा, जिसकी नज़रों शौक सी कैफियत थी। मैंने कहा क्या? तो वो बोला, अगर तुम हारी तो तुम मुझे अपने जिस्म का एक हिस्सा दोगी। पता नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर से मेरा दिल जैसे बाहर आने लगा हो। इसकी ये बात सुनकर मेरा चारा मुझे तपता हुआ महसूस हो रहा था। बुर्का में आज नहीं पहन के आई थी। अपनी अंदर से आती कैफियत को छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या मतलब? मैं महज यही कहकर रह गई थी, तुम जब जब ये गेम मुझसे हारोगी तब तब मैं तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा ले लूंगा, तो फिर जो चाहूंगा मैं उसके साथ करूंगा। तुम्हें इस पे एतराज नहीं होगा? मैं इसकी बातों के ट्रांस में आती जा रही थी। इसका मुतालबा अगर नॉर्मल वक्त में होता तो मैं रद्द कर देती, मगर मैंने आपको बताया था ना कि मैं बड़ी शदीद किस्म की एहसास कमतरी में मुब्तला थी। सच तो यह है कि मैं हारिस की कुर्बत की ख्वाहां थी। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बात कर रहा था। एक आंख हो गई, मानती हो? फिर ये वो मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बात को मानी खेज बनाते हुए बोला था, और मैं इसकी बात का क्या जवाब देती? मैंने बस सर झुका लिया था। मैं इसकी गहरी नज़रों को खुद पे महसूस कर रही थी। मैंने लरसते हाथों से अगली चाल चली जो इसकी चालाकी के आगे मात खा गई थी। मैं जब भी एक चाल चलती वो मुझे मात दे देता। खेल दिलचस्प बन सकता था अगर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करती तो, मगर जब दिल ही ना चाहे तो मैं कैसे जीत सकती थी? हार गई। मैंने अपनी हार पे सर झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी तरफ देखूं और अपने दिल उठते हजनी ख्यालात को इस पे आश्कार करूं, जो कि यकीनन मेरे चेहरे पे खूब नजर आ रहे होंगे। तो डीर में जीत गया, तुम हार गई। मैंने एक पिल के लिए इसकी तरफ देखा था जिसके चेहरे पे अलवही सी खुशी थी जिसने मेरे दिल को धड़का दिया था। मैं ज्यादा देर उसकी तरफ नहीं देख सकी थी, फौरी नजरें झुका ली थी। सो अब पनिशमेंट के तौर पे तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मैं लूं? इसने मेरे जिस्म का मुआयना करते हुए बहुत बोझल आवाज में कहा था। सो तुम्हारे जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है, वो आज से मेरा है। मैं जब चाहे इसको छू सकता हूं, इस पे मेरा हक है।
वो बड़े यकीन से मेरी तरफ बड़े गहरे अंदाज में कह रहा था। मैं चाह के भी इनकार में सर हिला नहीं सकी थी। मैं अब चलता हूँ, काफी टाइम हो चुका, कल फिर गेम खेलेंगे। लगता है तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा में ही हासिल कर लूंगा और एक दिन मैं तुम्हारा सारा जिस्म हासिल कर लूंगा। उसके लहजे का यकीन मुझे हवाओं में उड़ा रहा था। वो अपना शतरंज बोर्ड उठा के चला भी गया था और मैं तो जैसे वाकई हवाओं में उड़ी जा रही थी। मैं इर्द गिर्द से बेखबर ज़ेरे लब मुस्करा रही थी। मैं इर्द गिर्द से इतना बेगाना थी कि खुश मुझे तब आया जब मैं अपने हाथों में भींचे कागज़ों की तरफ मेरा ध्यान गया। ये मेरे वो असाइनमेंट के नोटिस थे जो मैंने बड़ी मुश्किलों से किताबों से उतारे थे। वो मेरे बेबसी और शिद्दत जज्बात में चरमरा से गए थे। मैं बस सर्द आह भर के रह गई थी। लाइब्रेरी छोड़ने से पहले मैं अजीब से एहसासात में घिरी दरवाज़ा पार कर गई थी। अगले दिन भी हारिस ने मुझे क्लासेस में और यूनिवर्सिटी में इग्नोर ही किया। ज्यादा वक्त वो सारा के साथ ही रहा था। मेरा दिल उन्हें देख देख के करता रहा। जिस तरह से वो इसे देखता था, इसकी हर अदा पे एक पिल के लिए साकित सा हो जाता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था ये सब बर्दाश्त करना। मेरी तवज्जो बहुत कम लेक्चर्स पे रही। मेरी तो सारी तवज्जो उन दोनों की तरफ रही थी जो लेक्चर्स के दौरान भी एक साथ चुपके रहे थे। क्लासेस के बाद मैं बोझल कदमों के साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी जहां वो पहले से ही बिसात बिछाए बैठा था। मैं इसकी मौजूदगी का नोटिस लिए बगैर किताबों के शेल्फ की तरफ बढ़ी। इसकी नज़रों का इर्तिकाज मैं अपनी बैग पे अच्छी तरह महसूस कर सकती थी, लेकिन मैंने शलफ से किताब निकालकर इसकी वरक गर्दानी करना शुरू हो गई थी। अपने पीछे मैंने कदमों की आहट महसूस की। कदमों की आहट अब मेरे नज़दीक आके रुक गई थी। फिर दो बाजुओं ने मुझे शेल्फ से खिसका कर अपने सीने के साथ लगा लिया था। किताब मेरे बेजान हाथ से गिर गई थी। जानती हो ना, हमारे दरमियान एक खेल जारी है जिसका अगला राउंड रहता है। इस खेल का नतीजा भी तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है? हाँ जानती हूँ, अगर मैं जीती इस बार तो तुमको सजा में दोगी। मैंने चैलेंज देती मुस्कुराहट के साथ इसे वारन किया था, जिससे वो मेरी तरफ मुस्कुरा के रह गया, ऐसे जैसे कोई बच्चा किसी बड़े को चैलेंज करता हो। क्या सजा दोगी? वो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग करता हुआ मेरी आंखों में देखता हुआ मुझे से पूछ रहा था, और मैं इसकी सख्त होती गिरफ्त में बड़ी जानलेवा मुस्कुराहट से अपना चेहरे इसके चेहरे के मजीद करीब करके इसके कान में बोली थी। मेरी इस सजा से इसका खूबसूरत चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया था। पाकिस्तानी मर्द के लिए सबसे बुरी चीज क्या होती है जिससे वो खुद को बड़ा प्राउड फील करता है? वो इसकी गैरत होती है। अगर इसकी गैरत पे चोट आए तो वो बुलबुला उठता है। मैं जानती थी हारिस की कमजोरी क्या है। मैं जानबूझ के चोट इसे वहां पहुंचाई थी। मेरा मुतालिबा सुनकर एक झटके से इसने मुझे अलग किया और मैं दिल ही दिल में इसकी इस हालत से महजूज हो रही थी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, अगर तुम सजा के तौर पे मेरा जिस्म मांग सकते हो तो जब गेम में जीत जाऊंगी तो बतौर सजा तुम्हें मुझे अपनाना होगा। मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल था ये कहना अब सोच भी नहीं सकते हैं। मगर जब वो मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा हासिल कर लेगा तो मैं तो फिर ये जुआ ही हार जाऊंगी ना। जिंदगी फिर मेरे लिए तो गुंबद बेदर ही होगी। मैं जानती थी कि हारिस जज्बात की किस सतह पर है और अगर मेरा ये दाव काम कर गया तो ये बंदा मैं हासिल कर लूंगी। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा था, फिर बगैर कुछ कहे वो चला गया था और मैं जमीन पे गिरी किताब उठाकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई थी। आने वाले दिनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मुश्किल होती पढ़ाई में हम दोनों की ही टफ रूटीन से वो खेल नहीं खेल सकी। इस सेमेस्टर के एग्जाम्स देने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी कन्वेंस के लिए खड़ी थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी के ब्लैक शीशे आहिस्ता से नीचे हुए। मैं गाड़ी में मौजूद शख्सियत को देखकर सांस भर रह गई थी। हमेशा की तरह वो अपनी मर्दाना वजाहत और दिलकश मुस्कुराहट के साथ ब्लैक ग्लासेस लगाए मुझे लिफ्ट का इशारा कर रहा था। मैंने नो लिफ्ट वाला साइन जाहिर करते हुए पास आते रिक्शे की तरफ बढ़ गई थी। मैं जानती थी कि बली और चूहे का ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, क्योंकि मोहब्बत और हुस्न ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को भी चैन से नहीं बैठने देती है। मैं घर में बैठी एक किताब पढ़ रही थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बजी। एक अननोन नंबर था। मैंने एक लाजा के लिए सोचा, फिर उठा लिया। हेलो हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो? आजकल तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराती हो, जानती तो हो अभी हमारी बहुत सी गेम्स भी रहती है। इसकी खूबसूरत आवाज़ मेरे मोबाइल फ़ोन पे गूंज रही थी। मैं बेइख्तियार मुस्करा दी थी। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरा नंबर तो यूनिवर्सिटी में किसी के पास भी नहीं है। मैं अपनी मुस्कुराहट को दबा के बज़ाहिर दबे लफ्ज़ों में पूछा था, ऐसे जैसे मुझे ये सब पसंद ना आया हो।
जनाब मुझे इग्नोर करते हैं, जहां से भी गुजरो वहां से रास्ता ही बदल लेते हैं। लाइब्रेरी में भी सरकार नजर नहीं आते, हमारी गाड़ी में भी बैठना गवारा नहीं करते हैं। ये सितम नहीं तो किया है। इसके लहजा बहुत शौक हो रहा था और मुझे ये सब अनोखा सा फेल हो रहा था। मैंने कहा, जब मेरी बातों की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत और कदर कीमत नहीं तो मैं क्या करती? तुमसे मैं क्या सारी जिंदगी का साथ भी नहीं चाह सकती हूँ? क्या ये जो रिश्ता हमारे बीच बन रहा है वो कोई नाम नहीं चाह सकता? ये तो खूबसूरत सजा थी, तुमने गैरत बना दी। मैंने भी अपने दिल की भड़ास निकाल ही दी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मैं भी क्या करती, मेरा दिल तो इसका साथ चाहता था। हम अभी तो यूनिवर्सिटी दूर चल रहा है, सट्टी की तरफ ही हमारा फोकस रहे तो बेहतर नहीं है कि हम रिश्तों के झंझट पाल लें। इस बात से मैंने इसकी काल ही काट कर दी थी। मैं खुद अपने ख्यालात को समझने से कासिर थी। मेरे ख्यालात तो बहुत आवारा थे, मगर मेरे अमाल मुझे से वो करवाते थे जो कोई मशरकी औरत किसी भी मर्द से चाहती है, यानी चादर और चार दीवारी। मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर जोर से अपनी इस सोच पे कहे लगाऊं। मैं बिग स्टोर से चंद कुछ बुक्स खरीद के बाहर निकली ही थी कि एक मर्दाना हाथ ने मेरे बाजू को पकड़ा और अपनी कार की फ्रंट सीट की तरफ धकेल दिया था। मेरे हाथ में मौजूद बुक्स गाड़ी के फ्लोर पे गिरे थे। मैं जब तक संभलती वो गाड़ी का दरवाजे बंद करता गाड़ी को रोड पे डाल चुका था। मैं जानती थी ये कौन था, मगर मैं इसकी तरफ देखा तक नहीं। गाड़ी में बहुत देर तक खामोशी ही रही। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला ही था कि एक हाथ ने दरवाज़ा एक झटके से बंद कर दिया था। गाड़ी बेकाबू होती फिर संभली थी। गाड़ी जब संभली तो इसने गाड़ी रोक दी जहां अर्द गिर्द कोई नहीं था। मैं तब तक संभल चुकी थी। वो बहुत गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा था। जब तक मैं संभलती वो मेरी तरफ बढ़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की रमक थे। इसने मेरे बाजू को बड़े जोर से पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा था। आखिर तुम्हें हो किया गया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जानती हो तुम अभी क्या करने वाली थी? तुम चलती गाड़ी से कूदने वाली थी। अगर मैं कूद भी जाती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना था? तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है? तुम सिर्फ अपनी मनवाते हो, अपनी चिल्लाती हो। क्या ऐसे भी कोई जबरदस्ती करता है जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है? मैं इस वक्त बेबसी के आलम में थी। उसके हाथों की सख्त उंगलियां तकरीबन मेरे बाजों में जोर से पैवस्त हो गई थीं। वो मेरे इस बात से महज मुझे घोर के ही रह गया। कुछ देर वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर इसने मेरा बाजू छोड़ दिया और स्टीयरिंग व्हील पे जोर से अपना हाथ मारा, जैसे सारा गुस्सा इस पे निकालना चाहता हो। मैं अपनी सीट पे बैठी उसको देखकर ही रह गई थी। ओके, मुझे तुम्हारी सजा कबूल है। अगर मैं गेम हारा तो तुम्हें अपने निकाह में कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे से हारी तो मैं जो चाहता हूं वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने बहुत गौर से इसकी तरफ देखा था, जिसका इस कदर दिलकश चेहरा पता नहीं शदीद गुस्से को जब्त करने से सुर्ख हुआ था। इस तसव्वुर से सुर्ख हुआ था जो वो मुझे से अभी अपनी सिफारिशात मनवाना चाह रहा था। और मुझे भला क्या एतराज होना था? मैं तो खुश थी। इसकी कुर्बत से इसकी शिद्दतों को महसूस करना चाहती थी, जबकि अब तो वो मेरी बात भी मान रहा था। अगर वो मुकम्मल तौर पे मेरा हो जाता है तो इससे बढ़कर जिंदगी में और मैं क्या चाह सकती थी? दिल की खुशी मेरे लबों पे आ गई थी। मैं इसकी तरफ मुस्कुराती नजरों के साथ देखती सर हिला गई थी। इसके सुर्ख होंठों पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई जिससे मेरा दिल ढोलने लगा था। मेरे ख्याल में अब चलते हैं, क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैंने इसकी बात पे कोई रद्द अमल नहीं दिया था। वो महज मेरी तरफ देखकर ही रह गया था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और रिवर्स करके दोबारा उन्हीं रास्तों पे गाड़ी डाल दी जहां से हम चले थे। जब घर का रास्ता करीब आना शुरू हो गया तो इसने मुझसे कहा, ना अब यूनिवर्सिटी ओपन है, ना ही मैं तुमसे कहीं और मिल सकता हूं, तो हम फिर गेम कहाँ पे खेलेंगे? मुझ तुम्हें हराना है। मैं बंध गया हूं, पाबंद हो गया हूं। तुम जानती भी नहीं हो कि मैं किस कर्ब में मुब्तला हूं। मेरे अंदर तुम्हें छूने की, तुम्हें पाने की तमन्ना बढ़ती ही जा रही है, लेकिन तुम्हारा ये नजरअंदाज करने वाला रवैया मुझे किस तरह के इस्तिराब में मुब्तला करता है तुम जान भी नहीं सकती। तुम मुझे टाइम और जगह बताओ जहां हम ये गेम खेलें। मैंने बहुत गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा। ये वो चेहरा था जो यूनिवर्सिटी की हर लड़की के दिल की तमन्ना और ख्वाहिश था। ये बंदा पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था, अपनी स्मार्ट लुक से, डैशिंग पर्सनैलिटी से और अपने कसरती जिस्म से हर लड़की को ये अपना दीवाना बना चुका था। वो अब मेरी कुर्बत चाहता था, जो कि एक आम सी लड़की है। यूनिवर्सिटी की इतनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़ के ये मेरे पीछे था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। इसके दिल की कैफियत इसके चेहरे पे थी और मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज हो रहा था।
मैंने इसे जगह और टाइम का बताकर गाड़ी से उतर आई थी। घर की तरफ जाते हुए मैं इसकी कैफियत के बारे में ही सोचती रही थी। मुझे खुद पे भी बड़ी हैरत होती थी, कहाँ मैं एहसास कमतरी की मारी और कहाँ एक लड़के के साथ इतने एतमाद से आशिकाना हरकतें कर रही थी, और अब ये गेम बीच में आ गई थी। पिछले कुछ सारे दिनों की कारगुजारी मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गई थी। मैं जो हमेशा पर्दे का खास ख्याल रखती थी, वो बुर्का मेरी वार्डरोब में पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। क्या मुझे हारिस की कुर्बत की इतनी चाह है कि मैं अपना जिस्म तक दाव पे लगाने के लिए तैयार हो गई हूं, वो भी एक अहमकाना से खेल के पीछे। यानी इसे इस कदर यकीन था कि मैं गेम हार जाऊंगी तो वो मेरे जिस्म पे अपना हक जमाना शुरू कर देगा और मुझे कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग मुझे सवालों के इबाम में डाला रहा था और मेरा दिल तो इसकी कुर्बत हासिल करने के लिए मचल रहा था। ये एक वीरान सी सड़क थी जहां पे इसकी गाड़ी में हम दोनों थे। गाड़ी में इसका शतरंज का बोर्ड था जो कि हमारे बीच में यानी सीट पे पड़ा था। मैंने शतरंज में इतना कमाल हासिल कर ही लिया था कि अब मैं इसको काफी टफ टाइम दे रही थी। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो एक हैरानकुन और खुशकुन सी खबर मेरी मुंतजिर थी। वो सारा की किसी और यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन की खबर थी। मैंने हारिस के चेहरे पे रद्दे अमल तलाशा था, मगर उसके जिक्र पे इसके चेहरे पे सर्द से तासुरात देखकर मैंने फिर इसका जिक्र फिर नहीं किया था। ओढ़ती ओढ़ती खबर तो ये भी मिली थी कि वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी, जो कि इसी यूनिवर्सिटी में था जहां पे सारा ने माइग्रेशन करवाई थी। खैर जो भी था भला टल्ली थी, वरना हारिस के साथ इसकी कुर्बतें मुझे हमेशा जलन का एहसास दिलाती थी। यूनिवर्सिटी में तो खैर अब मैं बुर्का वगैरह नहीं पहनती थी। मेरी सांवली रंगत हारिस की मोहब्बत की एजाज से निखरना शुरू हो गई थी। फिर एक दिल दहला देने वाला वाकया जिसने पूरी यूनिवर्सिटी को हिला दिया था, वो सारा की मौत की गुमशुदगी का वाकया था और उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जिसको इतनी सफाकी के साथ मारा गया था कि इसके शक्ल तक नाकाबिल शनाख्त हो गई थी। इसका खूबसूरत चेहरा किसी ने मस्ख कर दिया था। रात को पता नहीं कौन सा वक्त था कि मेरे मोबाइल पे रिंग हुई। नंबर देखा तो अननोन सा नंबर था। मैंने कुछ देर तक रिंग होने दिया, फिर यस कर दिया। कैसी हो, भारी मर्दाना आवाज फोन पे गूंजी थी। कौन? मैंने इसकी आवाज को नहीं पहचाना था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो यार। मैं गहरा सांस लेकर रह गई थी। तुमने नंबर बदल लिया है क्या? ये नंबर तो यहाँ का लग भी नहीं रहा है। तुम हो कहाँ पर? 3 दिन से तुम यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ रहे हो। इसकी आवाज पहचानते ही मैंने अपनी बेकरार उससे छुपा भी नहीं पाई थी। आखिर को मेरा महबूब था। 3 दिन से मैंने इसे देखा तक नहीं था, तो मेरी बेचैनी और शिद्दत बेकरार का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। ओह यार, इतने सवाल एक ही साथ। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे हो? जोग ले लिया है सारा का क्या? मेरे लहजे में बहुत जला कटा था। सच है, औरत किसी दूसरी औरत की अपने महबूब के साथ कुर्बत बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो औरत मर ही क्यों ना गई हो। सारा तो इसकी साबिका महबूबा थी और ये फितरी जलन थी जो मेरे लहजे में बहुत वाज़ेह होती थी। जब भी मैं हारिस से सारा का जिक्र करती थी, वो हमेशा इनकार ही करता था, जबकि मुझे अंदाजा था कि इन दोनों के दरमियान जज्बाती रिश्ता रहा तो था। आउट ऑफ कंट्री हूँ यार। मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, इसलिए मैं इंटरनेशनल कॉल कर रहा हूँ। और जोक कैसा? मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि सारा और मेरे बीच कोई भी जज्बाती ताल्लुक कभी रहा ही नहीं था। हमारी महज दोस्ती थी। हाँ, अफसोस मुझे है जिस बेरहमी के साथ इसका मर्डर हुआ है। बात करते हुए इसका लहजा अजीब सा था। मैं इसका अंदाज नहीं समझ पाई थी। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बेसाख्ता हंसी, दिल चाह रहा है कि अभी तुम मेरे पास होती। सारा के कत्ल ने पूरी यूनिवर्सिटी को हिला के रख दिया था। सारा कोई मामूली घराने आ गरीब वालिदैन की बेटी नहीं थी। इसका बाप एक सीक्रेट इंटेलिजेंस का रिटायर ऑफिसर था, इसलिए वो अपने तमाम सोर्सेज और ताल्लुकात को इस्तेमाल में ला रहे थे। मीडिया पे भी ये खबर आई थी, जिसकी वजह से पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे अंधे कत्ल की कहानी पूरे जोर शोर से नशर की जाती थी। यूं तो सारा हमारी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करवा के चली गई थी, मगर इन्वेस्टिगेशन के अफसरान यहाँ भी आते और हमारी क्लास के बशमूल मेरे सबसे कुरेद कुरेद के सवाल पूछते थे। खैर मेरे साथ तो वो ज्यादा घुलती मलती तो नहीं थी। मैं क्या जवाब दे सकती थी? मगर सारा के साथ जिस तरह से कत्ल होने से पहले सलूक किया गया था, वो बहुत अंदोहनाक और हौलनाक था। गाड़ी बड़ी सुख रफ्तारी के साथ चल रही थी। गाड़ी के बाहर चलते मनाजिर बहुत दिलकश थे। मैंने गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के बाहर की हुआ को अपने हाथों पे महसूस किया। मुझे ये सब बहुत सरवर आमेज लग रहा था।
मैं बड़ी मुस्कुराती नज़रों से साथ बैठे अपने महबूब को देखा था, जो कि मेरी इस तरह की बचकाना हरकतों पे महजूज हो रहा था। मुझसे भी बड़ा कोई खुशकिस्मत होगा कि इतना हैंडसम और डैशिंग मर्द मेरा आशिक था। आज हमारा यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड नहीं था। हम दोनों ने ही लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फैसला किया था। हारिस 2 दिन पहले ही पाकिस्तान वापस लौटा था। इतने दिनों की बेताबियों और बेकरारियां पूरी करने के लिए हमने लॉन्ग ड्राइव का प्लान किया था। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। इसके लहजे में बड़ी खुमारी थी, बड़ी भारी आवाज थी इसकी। गाड़ी अब शहर की हुदूद से बाहर निकल चुकी थी। अब बड़े बड़े दरख्त स्ट्रीट के अर्दिगर इस्तादा थे। ये दरख्त अजीब सी पुरअसरारियत लिए हुए थे। मैंने बाहर की पुरअसरार खामोशी से नजर हटाकर अंदर हारिस की तरफ देखा था, जो मेरी ही तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो कि जब औरत किसी मर्द की चा करती है तो वो कैसा महसूस करती है। वो मर्द की मोहब्बत के लिए हर हद से गुजर जाती है। तुम मेरी मोहब्बत में किस हद तक गुजर सकती हो? वो बड़े अजीब से लहजे में मुझसे पूछ रहा था। तुम मुझे किसी आजमाइश में डालना चाहते हो? मैंने इसके चेहरे पे छाई अजीब सी पुरअसरारियत पे सरसरी नजर डाल इससे पूछा था। तुमने कहा है ना कि तुम मेरी मोहब्बत में हर हद तक जा सकती हो। अगर तुम्हारी नजर में ये आजमाइश की शक्ल है तो हाँ, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पाई थी। मैंने इसके आंखों के तासुर को एक बार फिर नजरअंदाज किया था और उसके भारी लहजे और मखमूर लहजे पे गौर किया था। तुम मुझे कैसी आजमाइश में मुब्तला करना चाहते हो? मैंने बड़ी सादगी से इससे पूछा था। मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जो मुझे से मोहब्बत का दावा करती हो वो किस कदर सच्चा है। मैं तुम्हें अपनी शिद्दतें दिखाना चाहता हूँ। इसका लहजा जज्बों से पर था और चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया था। मैं इसकी बात का असर अपने तपते चेहरे पे महसूस कर सकती थी। उन शिद्दतों का दायरा क्या होगा? मैंने अपने अंदर से उठते जज्बात पे बंद बांधते हुए सरसरी लहजे में इससे पूछा था। सब्र बर्दाश्त इसका लहजा फिर पुरअसरार हो गया था। मैं कुछ देर तक इसके चेहरे की तरफ देखती ही रही थी। गाड़ी में छाई खामोशी, अब इस खामोशी का तसलसल थोड़ा तवील हो गया था। ये असरार पहले तो बाहर माहौल में महसूस किया था, अब गाड़ी में था और हम दोनों के बीच भी ये हाइल होना शुरू हो गया था। मैं तवील सांस लेकर इस पुरअसरार होती खामोशी को तोड़ा था, फिर उसकी तरफ देखने लगी थी, जो इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहने हुए था। इसके खूबसूरत से हाथ स्टीयरिंग व्हील पे बहुत मजबूती से जमे थे। इसके खूबसूरत और मजबूत बाजों बहुत दिलकश लग रहे थे। माथे पे आते घने सिया बाल भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार लगते थे। अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं तो तुम अपनी शिद्दतों से बाज फिर भी कहाँ आओगी? ये कहते हुए मेरा लहजा बहुत शोख हो रहा था। वो मेरी आमादगी देखकर उसके चेहरे पे बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट नुमूदार हुई थी। थैंक यू सो मच। तुम जानती नहीं हो कि मैं अपनी शिद्दतों और मोहब्बतों को कैसे जब्त करके बैठा हुआ हूँ। मैं तुम पे अपनी शिद्दतें आश्कार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पे ले जाना चाहता हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। गाड़ी ने एक मोड़ काटा और घने दरख्तों के बीच से एक और रास्ता था जिसपे गाड़ी चल पड़ी थी। दरख्त इतने घने थे कि दिन में भी जैसे अंधेर सा महसूस होता था, गाड़ी में भी वैसी खामोशी थी। फिर एक मध्यम सी धन गूंजने लगी थी। 2 घंटे से गाड़ी चल रही थी। वो घर तुम्हारा है क्या? मैंने गाड़ी में फैली पर असरारियत को खत्म करने के लिए महज इससे पूछा था। हाँ, इसने एक लफ्जी जवाब दिया था। कुछ लिम्हे खामोशी में ही सरक गए थे। 1 घंटा पहले इसकी शोखियों और जज्बात से पर आवाज गाड़ी में गूंजती रही थी, मगर अब मेरे हर सवाल पे महज मुख्तसर ही रखता था। क्या हुआ है? तुम्हें इतने खामोश क्यों हो गए हो? क्या थक गए हो? मुझसे ये अजीब सा माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जूं जूं दरख्तों की बोहतात होती जा रही थी, माहौल पे छाई पुरअसरारियत बढ़ती ही जा रही थी। कुछ नहीं यार, बस ऐसी ही गाड़ी रोको रोको प्लीज। गाड़ी के सामने एक काला कुत्ता गोश्त के टुकड़े को भंभूर रहा था। मेरी नजर बेसाख्ता इस पे पड़ी थी। हारिस ने गाड़ी को एक झटके से रोका था। कुत्ता जो गोश्त के टुकड़े को नोच नोच के इसकी बोटियां खा रहा था, गाड़ी के ब्रेकों के चुराने से सड़क से नीचे उतर गया था। मैंने इतना खूनखार कुत्ता जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके दांतों पे ताज़ा खून लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता था। हारिस ने गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करते हुए कहा था। मैंने इसकी बात पे कोई भी तबसरा नहीं किया था। चंद मिनट बाद गाड़ी एक खूबसूरत सी बजरी की रोड पे गुजरना शुरू हो गई थी, जिसके सामने लकड़ी का एक दरवाजा सा बना हुआ था।
महल नुमा 2 मंजिला मकान बहुत खूबसूरत सा था, जिसकी बैक पे घने दरख्तों के दरमियान एक झील भी थी। शाम का दिलकश नज़ारा झील को और भी खूबसूरत बना रहा था। ख्वाबनुमा महल डूबते सूरज में बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। गाड़ी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी और हारिस ने अपनी तरफ वाला दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे लगा लॉक खोलने लगा था। दरवाज़ा खोलने के बाद वो दोबारा गाड़ी में बैठा और गाड़ी दरवाजे के अंदर ले गया था। तो मैडम, ये है अब के आजमाइश की जगह। वो गाड़ी से उतरते हुए जुमानी अंदाज से मेरी तरफ आंख मारते हुए बोला था। मैं भी अपनी तरफ वाला दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी से उतर आई थी। वो मैन दरवाजे की तरफ बढ़ा था, मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। घर की खूबसूरती लाजवाब थी, हर एक चीज़ तरतीब से पड़ी हुई थी। खिड़कियों पे पड़े सफ़ेद पर्दे और सफ़ेद ही सोफे थे। हारिस घर के अंदर किसी कमरे में चला गया था। मैं घर के इर्द गिर्द का मुआयना करती रही थी। घर में किसी भी चीज़ पे कोई भी धूल मिट्टी नहीं थी, हर चीज़ देखने में अनटेक लग रही थी। घर में एकदम से रोशनी सी हो गई थी। हारिस सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मेरी तरफ देखकर वो मुस्करा दिया था। ये तुम्हारा ही घर है स्वीट हार्ट, इजी फेल करो। ये बात सच थी कि मैं इस वक्त बहुत ही कंफ्यूज थी। फिर वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जो कि बेडरूम था। कमरे में सफ़ेद पेंट किया गया था, सफ़ेद खिड़कियों पे पर्दे पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार के बिल्कुल साथ एक लकड़ी का किंग साइज बेड पड़ा था। बेड के साथ कोने पे 2 पूल से बने थे। लकड़ी की ये पूल बेड को और भी खूबसूरत बनाते थे। बेड के नीचे ही ब्लैक कलर का कालीन बिछा था। बेड के कोने पे साइड टेबल भी धरी थी। मजमूई तौर पर ये एक खूबसूरत और दिलकश बेडरूम था किसी भी कपल के लिए। ऐसे क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ यार। मैं कमरे का जायजा ले रही थी कि हारिस अपने बाल तौलिए से खुश्क करते हुए ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खड़े होते हुए इसने कहा था। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, मैं चार्जर तलाश कर रही थी। मोबाइल की बैटरी वाकई में डेड हो चुकी थी। बेड की साइड टेबल की दोनों तरफ मैंने चार्जर तलाश किया था मगर नहीं मिला था। ओह शट यार, चार्जर तो मैं लाना ही भूल गया था। वो अपने बाल बनाते हुए मुइज़्ज़त खाना अंदाज में बोला था। मैंने मायूसी से अपना मोबाइल साइड रैक पे रख दिया था और कमरे में मौजूद सोफा पे बैठ गई थी। तुम बाथ लेकर फ्रेश हो जाओ। वो कुछ देर मेरी तरफ तनकीदी नज़रों से मुआयना करता रहा था, फिर वो बेडरूम के दरवाजे के बाहर चला गया था। और जब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सा पिंक कलर का लिबास था, जिसके बाजू नहीं थे, हत्ता के गला तक नहीं था। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा था। मेरी सवालिया नज़रों का पैगाम वो पढ़ चुका था। यार, यहाँ पे हम लोग बहुत सी पार्टीज अरेंज करवाते हैं, तो कभी कभी फैशन डिज़ाइनर्स भी यहाँ अपनी कलेक्शंस दिखाने के लिए पार्टीज देते हैं। ये और उस तरह के बहुत से ड्रेसेस दूसरे कमरे में पड़े हैं। मुझे ये ड्रेस ज़रा तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा कपड़ों वाला लगा तो यही ले आया, वरना तो इससे भी मुख्तसर ड्रेसेस थे जो तुम्हें पहनते हुए आराम देना लगते। मैं इसकी बात पे अपने हाथ में मौजूद इस ड्रेस को देखती ही रह गई, जिसको पहनकर मैं आराम दे तो फिर भी नहीं रह सकती थी। मैं किचन में थी। रात का खाना हारिस पहले ही तैयार कर चुका था। मेरे मना करने के बावजूद भी इसने खाना खुद ही बनाया था और मुझे कुर्सी पे बैठा दिया था। मैं फ्रिज में से कुछ तलाश करती एक डब्बे में पड़े गोश्त के टुकड़े को डब्बे से निकाल के इसे के आधे आधे 3 टुकड़े करती एक प्लेट में वो गोश्त के टुकड़े डाले और मैं दरवाजे के बाहर अलिफ गई थी। बाहर बहुत ही तारीकी थी, घुप अंधेरा था। मैं लकड़ी के दरवाजे से बाहर कदम रखती सीढ़ियों पे बैठ गई थी। सीटी की आवाज़ निकाल के मैंने सामने नजर आती जालियों की तरफ नजर डाली थी। जालियों में कुछ सरसराहट हुई थी और फिर वही काला कुत्ता नजर आ गया था जिसको हमने सड़क पे गोश्त खाते देखा था। मैंने इसको इशारे से करीब बुलाया था और फिर गोश्त के टुकड़ों से भरी प्लेट को कुत्ते के सामने रख दिया था। कुत्ता पहले मेरी तरफ देखता रहा, फिर प्लेट में पड़े गोश्त के टुकड़ों पे झक गया था। ए ईना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा था। ओह ये क्या, ये तो वही शिकारी कुत्ता है ना? और ये गोश्त कहाँ से खा रहा है? ओह ईना, तुम भी ना। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, ये बहुत वफादार होते हैं। वो महज मेरी तरफ देखकर ही रह